हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम कवर कर रहे हैं इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, शॉर्ट में कहेंगे ISH। जैसे आपने मेंडेलियन जेनेटिक्स में हाइब्रिडाइजेशन टर्म सुनी है, जहां डिफरेंट जेनेटिक मेकअप वाले प्लांट्स के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाकर हम हाइब्रिडाइजेशन कराते थे। यहाँ पर प्लांट्स के बजाय हम न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स का हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब है आइदर DNA और RNA। DNA RNA को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। DNA RNA की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है उसको समझते हैं। DNA का एग्जाम्पल लें तो DNA डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, और आपने सुना होगा कि DNA की दोनों स्ट्रैंड्स जो होती है वो एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होती है। एंटी पैरेलल इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स देखने में एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन इनमें बॉन्ड्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक स्ट्रैंड में हम कहेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरे में हम कहेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसलिए हम इन दोनों स्ट्रैंड्स को कह सकते हैं एंटी पैरेलल। साथ ही साथ हम कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग प्रेजेंट होती है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करता है। और आपको पता होगा एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से अगर DNA की एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजिनस बेस की सीक्वेंस ATGC है तो उसकी अपोजिट स्ट्रैंड में A के सामने हमेशा T के सामने A, G के सामने C के सामने G। इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कहीं कहीं पर RNA में भी लूप बनते हैं, और जहाँ पर RNA में लूप बनेंगे वहाँ पर RNA में भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग प्रेजेंट होगी। लेकिन RNA में थाइमिन एब्सेंट होता है और थाइमिन के बजाय RNA में प्रेजेंट होता है यूरेसिल। तो जैसे DNA के बेस पेयर बनते हैं ग्वानिन साइटोसिन और एडेनिन थाइमिन, उसी तरह से RNA में बेस पेयर बनेंगे ग्वानिन साइटोसिन और एडेनिन के साथ यूरेसिल। अब यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA RNA स्ट्रैंड्स को यूज़ करने वाले हैं, और हमने कहा मॉडिफाइड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स यूज़ करेंगे। यानी कि ये DNA RNA स्ट्रैंड्स जो हैं ये सिंपल नहीं है, ये मॉडिफाई है। अब इनमें क्या मॉडिफिकेशन किया है, हमने इनकी लेबलिंग कर दी है, इसलिए हम इनको लेबल्ड स्ट्रैंड भी बोलते हैं। अब ये लेबल्ड स्ट्रैंड्स की लेबलिंग 2 तरह से हम करते हैं, या तो रेडियो एक्टिव लेबल्ड या फिर फ्लोरिसेंट लेबलिंग। रेडियो एक्टिव लेबलिंग में DNA RNA स्ट्रैंड्स के साथ में किसी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को अटैच किया जाता है, और फ्लोरिसेंट लेबलिंग में किसी फ्लोरिसेंट डाई को DNA RNA स्ट्रैंड्स के साथ अटैच किया जाता है। इस तरह की मॉडिफाइड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स को ही हम कहते हैं प्रोब, और इन प्रोब का हमको हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। इन प्रोब्स के बीच में हमको ब्लेंडिंग करवाना है, बेस पेयरिंग करवाना है, इसलिए हम जो प्रोब्स यूज़ करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। DNA अगर डबल स्ट्रैंडेड है तो हमको पहले DNA का डीनेचुरेशन करवाना पड़ेगा। DNA डीनेचुरेशन करवाकर DNA की डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर को भी हम सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं इस टेक्निक का यूज़ क्या है। सबसे पहले टू रिवील द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस इन क्रोमोसोम और टिश्यू। यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारी DNA सीक्वेंसेस हैं, और इन DNA सीक्वेंसेस में से हम किसी एक स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस जिस पे हमने स्टार लगाया है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस स्पेसिफिक सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब आर्टिफिशियली बनाते हैं, जिसको हम सिंथेटिक प्रोब कहते हैं। तो अब ये जो सिंथेटिक प्रोब हमने लिया है, जब हम इस प्रोब को इन सारी सीक्वेंसेस के साथ ऐड करेंगे तो ये प्रोब सिर्फ उसी DNA सीक्वेंस के साथ बेस पेयरिंग करेगी जिसके ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसके साथ इसकी पेयरिंग हो जाएगी। और ये जो प्रोब है ये लेबल्ड प्रोब है, यानी कि इसके साथ में या तो कोई रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है या कोई फ्लोरिसेंट डाई इसके साथ में अटैच है। अभी हम मान लेते हैं हमने कोई फ्लोरिसेंट डाई यहाँ पर अटैच कर रखी है।
तो जब माइक्रोस्कोप में इस पूरी स्ट्रक्चर का विजुअलाइजेशन करेंगे तो बाकी सारी सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ यही सीक्वेंस इस रेडियो लेबल्ड या फ्लोरिसेंट प्रोब की वजह से हमको अलग से विजुअलाइज हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी क्रोमोसोम के अंदर या किसी सेल या टिश्यू के अंदर किसी पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस या आरएनए सीक्वेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज़ है टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेशन एंड फंक्शन ऑफ जीन। जीन के ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है क्रोमोसोम के ऊपर जीन की फिजिकल पोजीशन, कौन से क्रोमोसोम के ऊपर कौन कौन सी जीन प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन। दूसरा है यहाँ पर रेगुलेशन। तो जीन एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो डीएनए सीक्वेंसेस होती है, डीएनए सीक्वेंसेस का ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन से बनता है आरएनए, देन आरएनए के ट्रांसलेशन से बनता है प्रोटीन। ये हमारी प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। तो डीएनए का अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया होगा तो वो पर्टिकुलर आरएनए या हम कह सकते हैं एमआरएनए जो है वो हमको सेल के अंदर मिलेगा। तो हम आरएनए हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करके उस पर्टिकुलर आरएनए को सेल के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हम सेल के अंदर अलग अलग सिचुएशन में जीन के एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कब कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है और कब उस जीन का एक्सप्रेशन रुक गया है। ये हो गया रेगुलेशन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ जीन। तो डीएनए सीक्वेंस का यदि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा तो हमको आरएनए सेल के अंदर फाइंड आउट हो जाएगा, और आरएनए की स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड सीक्वेंस होने वाली है। यानी कि आरएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर करके हम प्रोटीन स्ट्रक्चर का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये कंप्लीट हुआ इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।